हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीवीबी आर्ट्स क्लास में। आज के इस वीडियो में गृह विज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। वो क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। भरोसा करिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएंगे और साथ में मैं आपको याद भी करवा दूंगा। 70 नंबर अगर पक्का करना है तो ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 50 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आएंगे। इसके बाद 50 लघु उत्तरीय, 50 दीर्घ उत्तरीय। अब इन सारे क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लेते हो तो 100% गारंटी कि यहां से सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा आपके लिए 2 लाइन कहना चाहेंगे कि ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती हैं बेटियां, बेटा तो एक कुल को रोशन करता है, बेटा तो एक कुल को रोशन करता है, दो दो कुल को रोशन करती हैं बेटियां। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो आपके सामने है, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि पोषण को परिभाषित कीजिए। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन का पैटर्न आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, और इसके नीचे जो है यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, सबसे पहले बात करेंगे पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, पोषण को परिभाषित कीजिए। उससे पहले आपको एक पॉइंट और बता दें कि जब आप आंसर लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा, आंसर लिखते समय क्वेश्चन से ही पहले हेडिंग बना लेनी है। जैसे कि पोषण को परिभाषित करना है तो यहाँ से इतना ये हटा दीजिए, ठीक है, और ये जो है आपका पोषण हेडिंग बन जाएगा। और इसके बारे में हेडिंग बना के अब अच्छे से लिखना है। जितने अच्छे से कॉपी आप लिखोगे उतना ही बेहतरीन नंबर आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी कॉपी ही आपकी पहचान होती है। तो कॉपी को ऐसा लिखिए कि एग्जामिनर देख के बोल दे कि क्या कॉपी लिखा है बच्चे ने। ठीक है, तो इस प्रकार से आवाज आनी चाहिए एग्जामिनर के दिल से। तो अगर आपको नंबर अच्छा लाना है तो कॉपी को अच्छा लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखेंगे, पोषण वह प्रक्रिया है, पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें हमारा शरीर भोजन के पोषक तत्वों को प्राप्त कर ऊर्जा और स्वास्थ्य को बनाए रखता है। यानी पोषण का मतलब हम सिंपल भाषा में कहें तो जैसे हम कुछ ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो हमें उसमें जो पोषक तत्व होते हैं भोजन में, वो हमें एनर्जी प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हम कुछ काम कर सकते हैं। भाई जब पौष्टिक आहार लेंगे तभी तो कुछ काम हो पाएगा। तो इसका मतलब है कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारा शरीर जो है भोजन को जो पोषक तत्व होते हैं उनको प्राप्त करता है, प्राप्त करके ऊर्जा मिलती है उससे, और हम क्या होते हैं अपने आप को स्वस्थ बनाए रखते हैं। अगर कोई इंसान 10 दिन खाना ना खाए तो इंसान उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, मतलब शरीर दुबला पतला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पोषण मिलता रहेगा, और पोषण मतलब कि पोषक तत्व अगर मिलते रहेंगे तो इंसान स्वस्थ बना रहेगा और उसको एनर्जी यानी ऊर्जा मिलती रहेगी। ठीक है, उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं कि प्रोटीन शरीर के निर्माण में मदद करता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है। तो जो हम पोषण करते हैं इसके माध्यम से हमें प्रोटीन मिलता है, और प्रोटीन क्या करता है, शरीर के निर्माण में मदद करता है। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आराम से आप समझ सकते हैं। आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, आहार कितने प्रकार के होते हैं। आहार कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए आहार 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, पहला आहार देखिए इस प्रकार से हेडिंग बना लेंगे, आहार 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे संतुलित आहार। पहला जो आहार है वो है संतुलित आहार। इसमें लिखेंगे जिसमें पोषक तत्वों के सही मात्रा होते हैं उन्हें संतुलित आहार कहा जाता है। यानी जो पोषक तत्व होते हैं जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उनमें पोषक की मात्रा सही रूप से होनी चाहिए। कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना वसा है, ये सब सारी चीजें जो है सही मात्रा में होती है, तो उसे संतुलित आहार कहा जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा देखिए असंतुलित आहार। तो पहला सिंपल भाषा में है कि संतुलित आहार, दूसरा है असंतुलित आहार, मतलब कि संतुलित नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ पोषक तत्व अधिक और कुछ कम होते हैं। जैसे कभी कभी होता है ना, फास्ट फूड अगर आप खा लेते हैं
तो फास्ट फूड में चाउमीन, बर्गर, पिज्जा ये सब उल्टा सीधा खा लेते हैं, तो उसमें पोषक तत्व हमें सही से नहीं मिल पाता है, तो नुकसान कर देता है। तो कभी कम कभी ज़्यादा, कभी लोग ज़्यादा खा लेते हैं, कभी लोग कम खाते हैं, कभी ज़्यादा प्रोटीन ले लेते हैं, कभी कम प्रोटीन लेते हैं। तो इसमें जो है ये सब क्या है, ये सब असंतुलित आहार के अंतर्गत आता है। ठीक है, असंतुलित आहार के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है विशिष्ट आहार। विशिष्ट आहार का मतलब क्या है, तो यहाँ पे देखिए, विशिष्ट आहार किसी विशेष बीमारी या स्थिति में लिया जाने वाला आहार विशिष्ट जो है आहार के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर बात करें, इससे मधुमेह जो डायबिटीज की बीमारी होती है, उस रोगी के लिए चीनी जो है मुक्त आहार, तो इस प्रकार से चीनी जो है मुक्त आहार है। तो इस प्रकार से आप 3 पॉइंट जो है आराम से लिख सकते हैं और तीनों पॉइंट जो है लिख के आप बढ़िया नंबर पा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे है। क्वेश्चन है बौनापन क्या है। ठीक है, बौनापन क्या है, जिसे नाटा अपनी भाषा में हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, बौनापन एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चे की लंबाई उसकी उम्र के अनुसार कम रह जाती है। ठीक है, यानी आप जो है, आप मान लीजिए 20 साल के हो गए हैं और आपकी हाइट है 4 साल, मतलब 4 फुट है मान लीजिए, ठीक है, 3 फुट है मान लीजिए, तो कहीं न कहीं आपकी जो लंबाई है वो नहीं बढ़ी, तो इसे हम नाटा या बौनापन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या होता है, कुपोषण या हार्मोन्स की कमी होती है, जिसके कारण इंसान बौनापन की श्रेणी में चला जाता है। ठीक है, आगे इसमें उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं कि एक 8 साल का बच्चा जिसकी लंबाई 4 साल के बच्चे की जितनी रह जाती है, तो उसे हम कह सकते हैं कि ये बौनापन है या नाटा कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे है। क्वेश्चन है वैकल्पिक देखरेख क्या होती है। वैकल्पिक देखरेख क्या होती है, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां से वैकल्पिक देखरेख इतना तो हेडिंग बन जाएगा। ठीक है, इतना हेडिंग बन जाएगा और फिर हेडिंग बना के इसको अंडरलाइन कर सकते हो आप। ठीक है, इसके बारे में आप लिखोगे, क्या लिखोगे, वैकल्पिक देखरेख का अर्थ है बच्चों, बुजुर्गों या अक्षम जो असक्षम व्यक्ति होते हैं, उनकी देखभाल के लिए किसी व्यक्ति या केंद्र सेवाएं लेना। ठीक है, जैसे होता है उदाहरण के तौर पे डी केयर सेंटर में बच्चों को देखभाल किया जाता है। वैकल्पिक देखभाल का सिंपल भाषा में अगर समझने वाली बात ये हो जाए, जैसे वृद्धा आश्रम होता है ना, आपने नाम सुना होगा वृद्धा आश्रम की, तो वृद्धा आश्रम में क्या होता है, उन बुजुर्गों जो बुजुर्ग होते हैं उनको जो है वहां पे सुरक्षा प्रदान की जाती है, वहां पे रहने का, खाने का सब कुछ वहां पे उनको फ्री में दिया जाता है और एक तरह से उनको ऐसा केंद्र बनाया जाता है जिससे वो अपने जीवन को यहाँ पे अच्छे से बिता सके। तो वैकल्पिक देखरेख यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। और दूसरी बात, जैसे कि बहुत सारे बाल केंद्र होते हैं, वहां बच्चों की भी देखभाल होती है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि वैकल्पिक देखरेख वो केंद्र होता है या वो क्षेत्र होता है या वो जगह होता है जहाँ पे बच्चों को, जो बुजुर्ग होते हैं या फिर जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, उनको वहां पे रखकर सुरक्षा प्रदान की जाती है या उनका मदद किया जाता है या फिर जो भी उनकी देखरेख होती है वो किया जाता है। ठीक है, आराम से लिख सकते हो। देखिए, अगर आप समझ जाओगे तो कुछ ना कुछ अपनी भाषा से भी आप बना के लिख सकते हो। और दूसरी बात, अगर समझ नहीं पाओगे तो आप एक शब्द भी बनाना दुश्वार हो जाएगा, इसलिए समझने की कोशिश करिएगा। आप समझ जाओगे तो अपने मन से 2 लाइन और एक्स्ट्रा बढ़ा के लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, मॉन्टेसरी स्कूल किसे कहते हैं। तो मॉन्टेसरी जो स्कूल है, इसमें आप पहले हेडिंग बना लेंगे और उसके बारे में लिखेंगे। मॉन्टेसरी स्कूल एक प्रकार का शिक्षण संस्थान होता है जहां बच्चों को स्वनिर्देशित और व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करता है। अब इसका मतलब समझ में नहीं आया ना, तो आगे मैं आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे दूसरी तरीके से आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। मॉन्टेसरी जो स्कूल होते हैं, ये इतावली शिक्षिका मारिया मॉन्टेसरी द्वारा विकसित की गई एक शिक्षा पद्धति पर आधारित है। मॉन्टेसरी जो स्कूल होते हैं, इसमें बच्चों को स्वयं सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यानी ऐसा एक स्कूल होता है जहां बच्चों को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। ऐसे कुछ वहां पे ऑब्जेक्ट यानी वस्तु रखे होते हैं, ऐसे चीजें वहां पे रखी होती है, इससे बच्चे देखें और देख के कुछ सीखें, तो मॉन्टेसरी स्कूल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इन स्कूलों में बच्चों को स्वाभाविक रुचियों, गतिविधियों को शामिल किया जाता है। स्वाभाविक रुचि और गतिविधि का मतलब ये है कि वहां पे ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि बच्चे स्वाभाविक रूप से यानी अपने आप से कुछ सीखें, समझें, उनके अंदर कुछ रुचि विकसित हो, किसी चीज को देखें तो उसको इंटरेस्ट आए, रुचि आए कि क्या चीज है, कैसे समझा जा सकता है, इसको इंटरेस्ट आए, है ना। ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए, बच्चे खुद पढ़े। कहीं कहीं होता है माहौल ही नहीं मिल पाता है। अगर आपके आसपास देखा जाए तो
शोर शराबा ज़्यादा होता है, आप पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। तो कहने का मतलब माहौल सही नहीं है। माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितना अच्छा माहौल होगा उतना ही बढ़िया जो है इन्वायरमेंट में आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, वही बात यहाँ पे कहा गया है। उदाहरण के तौर पे कहा गया है इसमें कि जो है बच्चों को खिलौने के माध्यम से गणित सिखाना, खेल खेल में पढ़ाना, ये सारी प्रक्रिया मॉन्टेसरी स्कूल में कहा मतलब किया जाता है। अगर सिंपल भाषा में एक लाइन में समझना है तो आपके आज की डेट में जैसे प्राइवेट स्कूल होते हैं ना, वीआईपी प्राइवेट स्कूल होते हैं, वहाँ पे इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है, तो भी प्रकार से मॉन्टेसरी स्कूल के अंतर्गत आता है। ठीक है, लिख सकते हो आराम से। आगे क्वेश्चन बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है प्रेक्षण गृह से आप क्या समझती हैं। तो प्रेक्षण गृह क्या होता है ये हमें समझ में आता है। गृह तो समझ में आता है ना, गृह गृह मतलब घर। अब प्रेक्षण क्या होता है ये हमें समझना है, तो आइए देखते हैं। प्रेक्षण गृह वे स्थान है, प्रेक्षण गृह क्या है, स्थान है, वे स्थान है जहां असहाय, अनाथ और अपराधी बच्चों को सुधार और देख रेख के लिए रखा जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे बाल सुधार गृह होता है। तो प्रेक्षण गृह का मतलब, गृह मतलब घर, प्रेक्षण का मतलब होता है जहां पे उनको देख रेख किया जाता है, जहां पे जो उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, ये सारी चीजें शामिल होती है। जैसे जहां पे अनाथ बच्चे होते हैं, असहाय होते हैं, अपराधी बच्चे होते हैं। अपराधी मतलब बचपन में उनसे कोई गलती ऐसी हो जाती है जो वो नहीं करना चाहते लेकिन गलती हो जाती है, तो अपराधी बच्चों की श्रेणी में आते हैं। ये सारी प्रक्रिया जहां पे देखरेख होती है उसे प्रेक्षण गृह के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आपको ये परिभाषा समझ में नहीं आता है तो आप इसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि प्रेक्षण गृह वह जगह होती है जहां बच्चे अस्थायी रूप से रहते हैं। अस्थायी रूप से मतलब परमानेंट नहीं रहते हैं, वहां पे जाएंगे, सीखेंगे, फिर चले जाएंगे, ये होता है। जैसे आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में पढ़ते हो, पढ़ के फिर पास होगे, निकल जाओगे, तो फिर क्या आप वहां पे परमानेंट हो जाओगे? नहीं, आप वहां पे पढ़ोगे, जो भी आपका क्लास है, क्लास अटेंड करने के बाद घर चले जाओगे, यानी आप अस्थायी रूप से वहां पे काम कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ रहे हैं मतलब। यहाँ बच्चों की माता पिता का पता लगाया जाता है और उनकी पारिवारिक जो पृष्ठभूमि होती है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे खो जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे खो जाते हैं, तो उनके लिए ऐसा ये प्रेक्षण गृह बनाया गया है, जैसे वहाँ पे लोगों को बताया जा सके, उनके बारे में पता लगाया जा सके, कौन है, कहाँ से आए हैं, ये सब सारी चीजें जो है प्रेक्षण गृह के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। शिशु देखभाल केंद्र क्या होते हैं। नाम से स्पष्ट है, जहां पे शिशुओं का देखभाल किया जाए उसे हम क्या कहेंगे, शिशु देखभाल केंद्र। जैसे शिशु देखभाल केंद्र वे स्थान होते हैं जहां कामकाजी माता पिता के बच्चे की देखभाल की जाती है। जैसे डे केयर सेंटर होता है, वहां पे जैसे आपके गांव एरिया में, क्षेत्र में आंगनबाड़ी होता है। आंगनबाड़ी में क्या होता है, बच्चे जाते हैं वहाँ पे, कुछ सीखते हैं, खेलते कूदते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, फिर चले आते हैं। ऐसे ही शिशु देखभाल केंद्र होते हैं जहाँ पे जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, माता पिता होते हैं, जिनको टाइम नहीं रहता है, माता पिता दोनों सर्विस में है, नौकरी करते हैं, तो उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, उनके बच्चों को जो है शिशु देखभाल केंद्र में डाल दिया जाता है। वहाँ पे जो वहाँ पे महिलाएं होती, जहाँ पे लोग जहाँ पे जो वर्कर होते हैं वो सब देखभाल करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, शैशव अवस्था क्या होता है। तो शैशव अवस्था का अर्थ क्या होता है ये हमें समझना है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, शैशव अवस्था बच्चों के जीवन की प्रारंभिक चरण होती है। जब वह 0 से 2 वर्ष का होता है तो उसे शैशव अवस्था के नाम से जाना जाता है। इस दौरान बच्चे की शारीरिक और मानसिक विकास होता है। तो 0 से 2 वर्ष के बच्चे को शैशव अवस्था के नाम से जानते हैं, जब वो शिशु होता है, ठीक है, जिसमें उसका शरीर और मानसिक रूप से विकास होता है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। अतिथि चक्र के संबंधित जो है क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। अतिथि चक्र क्या है, इसके चरणों के जो है नाम है वो उल्लेख करना है। तो देखिए अतिथि चक्र क्या होता है, जो गेस्ट साइकिल होते हैं, जो आप घर में मेहमान आते हैं, कुछ ऐसे मेहमान होते हैं जो बिना बताए आते हैं, बिना किसी डेट के, बिना किसी तिथि के आते हैं। जब किसी तिथि के कोई मेहमान आए तो उसे अतिथि के नाम से जानते हैं। ठीक है, अतिथि का मतलब क्या होता है, जो जिसका कोई तिथि ना हो, जिसका कोई डेट ना हो, बिना तिथि के टपक पड़े घर पे, तो आपको लगता कि अरे यार कहाँ से आ गए, है ना, ऐसा होता है। तो अतिथि का मतलब कि जिसका कोई तिथि ना हो और उसके तिथि के चक्र के बारे में हमें बताना है।
आइए समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अतिथि चक्र जो होता है, अतिथि के होटल में प्रवेश से लेकर विदाई तक की प्रक्रिया होती है। या हम घर पे जो मेहमान आते हैं उससे जब वो आएंगे फिर इसके बाद जाएंगे, तो आने जाने में क्या पूरी प्रोसेस होती है उसको पूरा साइकिल चक्र में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख पाएंगे सबसे पहले अतिथि का क्या होता है, अतिथि का होता है आगमन। ठीक है, वो आएंगे। ठीक है, जब वो आएंगे तो फिर उनके लिए यहाँ पे, तो अगर मान लो होटल है तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। घर पे जब आएंगे तो सबसे पहले जब वो आएंगे तो आप पानी पूछेंगे, मामा क्या लेकर आए, मतलब मामा पानी पियेंगे, चाय पियेंगे, मामा के लिए लेकर आएंगे, है ना। तो यहाँ पे होटल की बात हो रही, तो पहले जब आएंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उनके बाद स्टे नीड ठहराव के लिए व्यवस्था की जाएगी, कौन से कमरे में वो मेहमान ठहरेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो है उनकी व्यवस्था कैसे की जाएगी, क्या खाने पीने की व्यवस्था होगी, ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। फिर जब प्रस्थान करेंगे, अच्छा मामा नमस्ते, अब चलिए जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से विदाई होगी उनकी। तो आने और जाने में क्या पूरी प्रक्रिया होती है, ये पॉइंट आप इसमें आप लिख सकते हैं। ये इसी को जो है आने और जाने की प्रक्रिया को अतिथि चक्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं आराम से। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, उपभोक्ता कौन होता है। उपभोक्ता कौन होता है ये समझना है, तो हेडिंग बन जाएगा आपका उपभोक्ता, और उसके बारे में लिखेंगे। देखिए, सिंपल भाषा में बता दूं, हम सब क्या हैं, उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता वो होता है जो किसी वस्तु का उपभोग करता है, उपयोग करता है, उपभोक्ता होता है। जैसे देखिए, उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो वस्तु और सेवा का उपयोग करता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। जैसे उदाहरण लिख सकते हैं, जब आप फल खरीदते हैं तो आप फल के उपभोक्ता हैं, यानी जो वस्तु आप उपयोग किए हैं उसको क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप यहाँ पे अच्छे से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उपभोक्ता के शिक्षा के 2 लाभ लिखिए। उपभोक्ता के शिक्षा के 2 लाभ लिखना है उपभोक्ता शिक्षा में। तो देखिए, यहाँ से इतना हेडिंग बन जाएगा। ठीक है, लाभ तक, और फिर इसके बारे में पहला पॉइंट लिखेंगे, उपभोक्ता को अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी मिलती है। जो वस्तु आप खरीदते हैं, जो वस्तु को उपयोग करते हैं, उसके बारे में जो है कुछ जानकारी आपको मिलती है कि वस्तु कैसी है, उसका उपयोग कैसे करना है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो पहला लाभ हो जाएगा, उपभोक्ता जो होता है वो अपने अधिकारों और जो उसके कर्तव्य होते हैं उसकी जानकारी उसे मिलती है, पहला पॉइंट। दूसरा, ठगी और मिलावट से बचाव होता है। मतलब कि अगर आप कोई जानकारी है, आपको अपने अधिकार पता है कि कौन वस्तु की कीमत कितनी है, अगर आपको पता है तो आप ठगे नहीं जाओगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, आपको जैसे कपड़ा होता है ना, आप कपड़ा खरीदने गए हो, आप कपड़े खरीदने गए हो तो उसमें दाम नहीं लिखा रहता कपड़े में। तो आपको अगर मान लीजिए 1000 रुपये का कपड़ा है, ठीक है, और 2000 रुपये के दे दिया तो आप ठगे जाओगे। लेकिन बहुत सारे से महिलाएं होती हैं जो 1000 रुपये कपड़ा होता है ना, तो उसको भी कुछ ना कुछ कम करा लेती हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कम कराना, और कम कराने का आपका हक बनता है, क्योंकि जो वस्तु उस पे दाम लिखी रहती है वो फिक्स नहीं होता है। तो ठगी और मिलावट से आप बच सकते हो। ठीक है, तो आप इसमें 2 पॉइंट लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप विकास संचार को स्पष्ट रूप से समझाइए। विकास संचार क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे विकास संचार, उसके बारे में लिखेंगे। विकास संचार का अर्थ है समाज में सुधार लाने वाली सूचना और ज्ञान का प्रसार करना। विकास संचार का मतलब ये है कि कोई ऐसी सूचना हो, कोई ऐसा आपके पास ज्ञान हो जिससे लोगों का विकास हो, समाज का विकास हो, आपका विकास हो। तो इस प्रकार से जो संचार, जो कम्युनिकेशन होती है, जो ज्ञान होती है, वो इंसान के विकास को प्रसार करती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं इसमें कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता अभियान जो है, ये भी एक तरह से क्या है, एक तरह से संचार है जो लोग तो पहुंचता है और स्वच्छता बनाए रखने की प्रेरित करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आपके सामने है, कार्य के 2 उद्देश्य बताइए। तो कार्य के 2 उद्देश्य हैं, यानी काम, यानी जो आप वर्क करते हो। लोग काम क्यों करते हैं, क्योंकि काम करने के बाद उनको आय प्राप्ति होती है। ठीक है, तो आय अर्जित करना, इसलिए काम करते हैं लोग। आप काम क्यों करते हो, क्योंकि आपको आय प्राप्त होगी। आप अगर नौकरी करना चाहोगे तो नौकरी क्यों करो, क्योंकि आपको इनकम प्राप्त होगी। इनकम प्राप्त होगी तो परिवार का जो है देखभाल अच्छे से हो पाएगा, परिवार की जो आवश्यकताएं उसकी पूर्ति अच्छे से हो पाएगी। तो इसलिए काम करते लोग, इनको आय प्राप्त होगा, पहला पॉइंट। दूसरा जो है आत्मसंतुष्टि प्राप्त करने के लिए इंसान कोई काम क्यों करता है, इंसान नौकरी क्यों करना चाहता है, क्योंकि उसे आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी कुछ अपना जो है बनना चाहती हूँ। ऐसा लोग काम करना चाहते हैं, इसलिए तो ठीक है, 2 पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, नौकरी और आजीविका में 2 अंतर बताइए। नौकरी और आजीविका क्या होती है।
ठीक है। देखिए, नौकरी की अगर बात करें तो एक संस्था में वेतन के लिए काम करना नौकरी कहलाता है। आजीविका का मतलब किसी भी माध्यम से जीवन यापन करना, मतलब कि आजीविका का मतलब ये कि अपना लोग खेती करके अपना जीवन यापन कर लेते हैं, तो आजीविका की श्रेणी में आता है। अगर नौकरी मतलब कि आप किसी भी संस्थान में, कहीं पे प्राइवेट में, गवर्नमेंट में जहाँ पे जॉब करते हैं, जिससे आधार पे आपका परिवार पूरा चलता है, वो नौकरी कहलाता है। और आजीविका का मतलब ये होता है कि अपने जीवन यापन के लिए जो हम खेती करते हैं या कहीं से भी अपना जीविका चलता रहे, उसी को जो है आजीविका के नाम से जानते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर, आप दो अंतर बताना है, आराम से लिख सकते हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, फैशन चक्र से आप क्या समझते हैं? तो फैशन चक्र से आप क्या समझते हैं, इसको समझना है। तो देखिए, फैशन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को पता होगा। तो देखिए, फैशन चक्र में लिखेंगे किसी फैशन की शुरुआत, लोकप्रियता और जो उसका अंत, ये सब जो है फैशन चक्र के नाम से जानते हैं। इसको आप एक फ्लो चार्ट में बना सकते हो। यहाँ पे जैसे लिखोगे फैशन चक्र, बीच में आप लिख दीजिए फैशन चक्र। ठीक है, फैशन चक्र लिख दीजिए, और फैशन चक्र लिखने के बाद जो है यहाँ पे एक साइड आप लिखिए फैशन की शुरुआत, फिर इसकी लोकप्रियता, फिर इसके बाद इसका अंत। ऐसे फ्लो चार्ट बना के आप इसे प्रदर्शित कर दोगे तो पूरा बेहतरीन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात बता दें कि जैसे मान लीजिए कोई आप रेस देख रहे हो, कोई शॉर्ट वीडियो देख रहे हो, कोई गाना वायरल जब होता है, तो वायरल जब हो जाता है तो लोग उसको देखते हैं, यानी जब वायरल होता है शुरू शुरू में, तो उसकी लोकप्रियता बढ़ जाती है। ठीक है, जब लोकप्रियता बढ़ जाती है, लोग उसको कुछ टाइम तक देखते हैं। ठीक है, इतना देखते हैं कि एक सीमा तक देखते हैं, ऐसा नहीं कि साल 2 साल तक चलता रहता है। जो वायरल होता है गाना, उसमें एक सीमा तक चलता है, फिर इसके बाद उसका एक अंत हो जाता है। ठीक है, खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद जो वायरल गाना होता है वो दब जाता है, खत्म हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब शुरुआत में वायरल होता है तो बहुत तेज लोग उसको देखते हैं और एक सीमा तक देखते हैं, फिर इसके बाद उसका अंत हो जाता है। वही चीज जब कोई फैशन नई नई आती है, जैसे फटाहा जींस चलता है आज की डेट में, लोग फटे, पहले जब लोग पुराने लोग कपड़ा पहनते थे ना, तो अगर किसी कपड़ा फट जाता था, लोग कहते कितना गरीब इंसान है। आज के डेट में तो नया नया जींस लोग फाड़ लेते हैं और पहन लेते हैं, तो कहते हैं भैया फैशन है। ठीक है, फैशन का जमाना है। तो वही चीज यहाँ पे है, फैशन का चक्र का मतलब ये कि फैशन की जो शुरुआत होती है तो कुछ दिन तक चलता है, उसकी लोकप्रियता बनी रहती है, फिर इसके बाद उसका अंत हो जाता है। ये फैशन का चक्र है। ठीक है, अच्छे से लिख सकते हो। नेक्स्ट इसमें उदाहरण लिखेंगे, पुराने जमाने में जो पोल्का डॉट फिर से चलना आना, मतलब ये तो गलत लिखा है यहाँ पे, तो आप इसको छोड़ दीजिए, आप इतना समझ जाइए, आप लिख देंगे तभी आपको पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हो? खाद्य सुरक्षा क्या है? तो देखिए, खाद्य सुरक्षा के बारे में बात करें, खाद्य सुरक्षा का मतलब सभी लोगों को पर्याप्त और सुरक्षित पौष्टिक भोजन उपलब्ध होना। खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या है, यानी जैसे आप खाना बनाए हो, आपका खाना बच गया है, तो लोग क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। जब फ्रिज में रखोगे तो खाद्य का सुरक्षा होगा या असुरक्षा होगा? आपका जवाब होगा खाद्य का सुरक्षा होगा, यानी आपका जो भोजन है उसको सुरक्षित बचा जा सके, इसलिए लोग फ्रिज में रख देते हैं। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है। और दूसरी बात यह है कि जब लोगों को पर्याप्त मिले और सुरक्षित भोजन मिले, तो उसे जो है उसे खाद्य सुरक्षा के नाम से जानते हैं। खाद्य सुरक्षा को इस प्रकार से भी ले सकते हैं, खाद्य सुरक्षा का अर्थ सभी लोगों को पर्याप्त और सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिल सके। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये जो है प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं आपके सामने, जनसंपर्क के सिद्धांत क्या है? जनसंपर्क की अगर सिद्धांत की बात करें तो यहाँ पे देखिए, पहला है इन लोगों से संपर्क कैसे होगा। जन मतलब लोग, संपर्क, लोगों से संपर्क कैसे होगा। ठीक है, आज के दिन में सोशल मीडिया से लोग अपने आप में जुड़े रहते हैं, मोबाइल फोन से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से संपर्क बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे संपर्क कैसे सिद्धांत क्या है, तो पारदर्शिता बनाए रखना। जनसंपर्क सिद्धांत में पारदर्शिता बनाए रखना यह पर सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है संबंधों का निर्माण। संबंधों का निर्माण का मतलब यह कि जब एक दूसरे से लोग मिलेंगे तो संबंध स्थापित होगा और वहां पे संबंध का निर्माण होगा। ठीक है, रिलेशनशिप बनेगा। नेक्स्ट प्रभावी संवाद। प्रभावी संवाद का मतलब ये कि अगर आप खड़े होकर मंच पर अच्छे से स्पीच दे रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो लोग आपको समझेंगे, जानेंगे कि क्या बंदे के अंदर आवाज है, क्या बोलता है भाई, है ना। मतलब समझ जाओ कि अगर आपके स्टेज पे खड़े होकर बोलने की चाहत है और आप बुलंद आवाज में बोलते हो, अच्छे से माइक पे बोलते हो, तो समझे कि प्रभावी संवाद होगा, नहीं लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। ठीक है, जो इंसान जैसा रहता है वैसे लोग उससे जुड़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, नौकरी से क्या अभिप्राय है? तो नौकरी क्या होता है? देखिए, नौकरी वह कार्य है जिसे करने के लिए वेतन मिलता है। ठीक है, और इसमें एक बात और लिख सकते हैं कि नौकरी का मतलब किसी व्यक्ति या संगठन के लिए काम करना, बदले में वेतन पाना। नौकरी में कर्मचारी के तय समय में काम करना होता है और नियोक्ता से
तय वेतन देता है। नियोक्ता का मतलब होता है जो कंपनी का मालिक होता है, वो जो पैसा देता है, जो वेतन देता है, वो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो नौकरी का मतलब सिंपल भाषा में कहें कि जो इंसान काम करता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जिससे परिवार का पूरा खर्चा चलता है, पूरी आवश्यकताएं पूर्ति होती है, वो नौकरी की श्रेणी में आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उद्यमिता किसे कहते हैं? उद्यमिता क्या होता है आइए समझते हैं। देखिए, उद्यमिता का मतलब है व्यवसाय को जो है व्यवसाय शुरू करने की कला। सिंपल भाषा में आपको बताऊं मैं, तो जैसे मान लीजिए आप ब्यूटिशियन का दुकान खोलने की सोच रहे हो या आप खोले हो, ठीक है, तो ब्यूटिशियन में जो आप काम करोगे, जो भी दुकान आप खोले हो, उसमें ये होगा कि आपका जो उद्देश्य है, ठीक है, जो आपका उद्देश्य है कि मुझे लाभ कमाना है, तो अगर मान लीजिए कभी हानि होता है, घाटा होता है, तो उसका घाटा कौन सहेगा? आप सहोगे। लाभ होगा तो कौन लाभ पाएगा? आप पाओगे। तो कहने का मतलब होता है कि उद्यमिता जो होता है वो लाभ और हानि का जोखिम उठाता है, और लाभ और हानि जोखिम उठाकर व्यवसाय शुरू करता है, उसी को उद्यमिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसमें लिख सकते हैं कि उद्यमिता जोखिम उठाने की जो है जरूरत होती है, जोखिम उठाता है। दूसरा पॉइंट, उद्यमिता में अनिश्चितता और प्रबंधन करना होता है। अनिश्चितता प्रबंधन करने का मतलब ये होता है कि एक ऐसा मैनेजमेंट करना होता है जिससे उसको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है, उद्यमिता में अवसरों की पहचान होता है। उद्यमिता में अवसरों की पहचान का मतलब ये है कि कौन से अवसर आने वाले हैं, उसका लाभ कैसे उठाया जाए, ये उसको पता होता है। नेक्स्ट है, उद्यमिता में जो है साधन जुटाने होते हैं। भाई सिंपल सी बात, जब साधन रहेंगे तभी तो आप जो है व्यवसाय कर पाओगे, यानी आपके पास सामग्री रहेंगे तभी तो दुकान खुलेगा, वही चीज यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे जन स्वास्थ्य पोषण किसे कहते हैं? जन स्वास्थ्य पोषण की अगर बात करें तो यहाँ पे जन मतलब लोग होता है, स्वास्थ्य यानी उनके स्वास्थ्य की बात हो रही है। ऐसा भोजन, ऐसा जो है उनको पोषण मिले जिससे वो स्वस्थ रहे। ठीक है, वही बात यहाँ पे कहा गया है। तो जन स्वास्थ्य पोषण का अर्थ है समुदाय के स्तर पर पोषण संबंधी समस्याओं को समाधान करना, यानी समुदाय जो है उसके स्तर पर जो भी समस्याएं हैं उसको समस्याओं को समाधान करना यहाँ पे शामिल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर स्कूल में मिड डे मील जो योजना चलाई जाती है, ये भी जन स्वास्थ्य पोषण पे आधारित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन है, इसके बाद जो है मैं आपको अगले क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समय बहुत हो चुका है, थोड़ा आप बोर भी ना हो और अच्छे से पूरा कवर कर पाए, ऐसे ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। चलिए मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, तो तब खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।